हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आज सभी लोग स्वस्थ हो। IBPS PO 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, इस बार पिछले साल की कंपैरिजन में अच्छी वैकेंसीज हैं। 4135 टोटल वैकेंसीज हैं। कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सैलरी की बात करें यहाँ पे 55,000 ग्रोस सैलरी आपको लगभग मिलती है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल जानेंगे इस पोस्ट के बारे में। बॉन्ड पीरियड कितने साल का होता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसे है, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग एलिजिबल नहीं, किस डेट से एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, जो हमारे पास क्रूशियल डेट्स हैं सर्टिफिकेट्स के लिए वो क्या है, एग्जाम की फीस कितनी, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल। तो टारगेट ये नहीं है कि नोटिफिकेशन देगा उसमें जो जो चीज़ें मेंशन है बस वही बता दी, आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जिससे कि आप इस वीडियो के बाद ये डिसीजन ले पाओ कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा काम है कि आपको वैकेंसीज के बारे में बताता रहता हूँ, लेकिन ये डिसीजन आपको लेना है कि जिस एक जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो क्या आप उस पर्टिकुलर पोस्ट की तैयारी कर सकते हो या नहीं कर सकते, जो सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं उसमें आपकी कमांड है या नहीं है। ठीक है, क्या आप जो प्रेजेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या उसके अलाइन में है या फिर उससे हटके है बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, ये डिसीजन सिर्फ आपके होंगे। लेकिन हाँ, वैकेंसी आई है और आपको जॉब की जरूरत है तो मैं सारी वैकेंसीज के बारे में आपको बताता हूँ, जो भी ठीक ठाक वैकेंसीज मुझे लगता है कि आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें IBPS PO, ये जो नोटिस निकाला गया है इसका जो टीयर 1 और टीयर 2 एग्जामिनेशन है वो दिसंबर और जनवरी में स्केड्यूल किए गए हैं, और फाइनली जो आपका फाइनल ज्वाइनिंग आ जाएगी वो अप्रैल तक आ जाएगी। तो बहुत 6 महीने के पीरियड में ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग देने तक का। तो ये बैंक एग्जाम्स की एक खास बात होती है। अभी SBI के भी फॉर्म निकले हुए थे, SBI PO का भी मैंने एक वीडियो में बताया था जिसमें 2000 कुछ वैकेंसीज थी। अभी IBPS क्लर्क के भी निकले हुए हैं जिसमें लगभग 8,500 के आसपास वैकेंसीज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आपको लगता है ये एग्जाम्स आपके लिए ठीक है तो इसकी तरफ भी मूव कर सकते हो, बाकी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अब IBPS PO के अंदर काफी सारे बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें जो पोस्ट होती है हमारे पास प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की होती है। ठीक है, जिसमें आप एक प्रमोशन के बाद मैनेजर पोस्ट पे पहुंच जाते हो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे बैंक्स हैं। टोटल 11 बैंक्स हैं जिसने पार्टिसिपेट किया है। इन बैंक्स में ही आपको जॉब आपकी मिलेगी। टोटल वैकेंसीज 4135 है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से ये वैकेंसीज है और बाकी कैटेगरीज की इतनी इतनी वैकेंसीज हमारी रहेंगी। दो बैंक्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, PNB, और यहाँ पे एक बैंक और है हमारे पास, इंडियन बैंक। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा की 0 वैकेंसी थी तो इस बार वैकेंसी नहीं आई है। इनकी रिपोर्ट होनी बाकी है। अब कितनी वैकेंसी आएंगी कहना मुश्किल है। ठीक है, कोई भी बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में फिगर ना लेके चले, बट अभी 4,000 कुछ वैकेंसीज है, इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। पिछले साल जो इनिशियल वैकेंसीज थी काफ़ी कम थी IBPS PO की, लेकिन फाइनल जो वैकेंसीज थी हमारे पास 3517 बन गई थी। ठीक है, तो पिछले साल से तो ऑलरेडी ज़्यादा ही है। तो जाहिर है कि अगर आपने पिछले साल पेपर दिया था तो इस साल भी आप अच्छे से तैयारी करके पेपर दोगे, अगर सिलेक्शन नहीं ले पाए किसी कारणवश। ग्रोथ सैलरी जो आपको मिलती है वो 55,000 के आसपास मिलती है। इन हैंड सैलरी आपकी 48 या 50,000 के आसपास रहेगी। फॉर्म फीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी के लिए जो फॉर्म फीस है वो हमारे पास, या OBC कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस है 850 रुपये। SC ST PWD कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी फॉर्म फीस पड़ती है 175 रुपये। ठीक है, अब एग्जाम का देख लेते हैं कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हो। 20 तारीख से लेके क्योंकि आज ही मतलब कल से आप फॉर्म फिल कर पाओगे अपना इसका, और ये आप भर सकते हो 10 नवंबर तक। ठीक है, 20 दिन का टाइम दिया गया है इसमें। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसका वो आपका एग्जाम डेट दे रखी है 4 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर के बीच में होगा। यहाँ पे 2 ही डेट दे रखी है, लेकिन जनरली ये पूरा का पूरा पीरियड होगा मेरे हिसाब से। तो 4 से लेके 11 के बीच में एग्जाम कराया जाएगा, और जो आपका इसका कॉल लेटर आएगा वो आपका नवंबर एंड में लगभग दिया जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर में दिया जाएगा। उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता प्री के बाद, तो तैयारी आप प्री और मेंस के साथ में ही करते हो। ऑल्दो प्री के लिए आप थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड होते हो। और सब्जेक्ट्स आप देख लेते हो कि मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप उन सब्जेक्ट्स को भी, जो अलग सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें देखना स्टार्ट करते हो प्री में ही। फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। आपको बैंक जिसे बता दिया जाएगा कि आपका इस बैंक में सिलेक्शन हुआ है और आप अब से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक बॉन्ड पीरियड भी होता है, उसके बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे अभी। ठीक, सबसे पहले एज जो होनी चाहिए आपकी 20 से 30 साल की होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC SC ST, तो आपको ये जो स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट जॉब में जो सब में मिलता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट पर रिलैक्सेशन होता है, लोअर एज लिमिट पे नहीं। तो जैसे अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नॉन क्रीमी लेयर से, तो 30 साल मैक्सिमम एज है। 30 में अगर आप आगे जोड़ दोगे 3 साल और, तो 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो।
जो एज देखी जाएगी वो आपकी 1/10/2021 से देखी जाएगी, 1 अक्टूबर से। आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जानी चाहिए, बस यही मांगता है। कितने परसेंट मार्क्स हैं इसका कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस आप पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और आपका जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट है आपका 10 नवंबर से पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल्स भी थोड़ी थोड़ी दे रखी है। फाइनल रिजल्ट आपका जो है मतलब मार्क्स आपके आ जाने चाहिए। अगर आपको ऐसा प्रूफ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू के साथ, तब आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपका रिजल्ट इस डेट से पहले डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। यूनिवर्सिटी का प्रोविजनल दिखा दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। आगे बात करते हैं, ये परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करना है वो सारा दिखा हुआ है। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक आपको परसेंटेज डालनी पड़ेगी जब आप फॉर्म फिल करोगे। तो जैसे 59.99 है तो 59.99 डालनी है, इसे राउंड ऑफ करके 60 मत कर देना लिखते टाइम, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सबसे पहले CBT 1 कराया जाएगा, या फिर हम कहें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा, जिसमें 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, क्वांट के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा आपका, और इसमें सेक्शनल टाइम भी दिया जाएगा। इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट मिलेगी आपको, क्वांट आप इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो, इसके लिए भी 20 मिनट मिलेगी, और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट मिलेगी। सेक्शनल कट ऑफ भी आएंगी आपकी, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। ये क्वालिफाइंग होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते फाइनल मेरिट में, तो आपको बस इसकी सेक्शन कट ऑफ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। अगर मैं पिछले साल की कट ऑफ की बात करूं IBPS PO 2020 की, तो ओवरऑल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की जैसे 58.75, OBC की भी लगभग सेम सी थी, फिर SC ST EWS बाकी सभी कैटेगरीज की आप कट ऑफ यहाँ से देख सकते हो। ये कट ऑफ थी पिछले साल की। अगर मैं आगे बात करता हूँ मेंस एग्जामिनेशन, तो CBT 1 आपका टियर 1 आपका क्लियर हुआ तो आप मेंस एग्जामिनेशन दोगे। ये आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा ये आपका 225 नंबर, यहाँ पे आप देखोगे 250 नंबर का होता है। 225 नंबर का होता है। अगर आप ओवरऑल देखोगे जैसे रीजनिंग है 45 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। तो पिछले सेक्शन में तो हमारे पास एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के मार्क्स भी चेंज होंगे। जैसे रीजनिंग का एक क्वेश्चन 1 नंबर से ज्यादा का है, फिर हमारे पास यहाँ पे जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, इसका आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। सेक्शनल टाइम्स भी दे रखे हैं सभी के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज है 35 क्वेश्चन 40 नंबर के। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस है, यहाँ पे आपके 35 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, तो DI की वेटेज ज्यादा है। अगर हम बात करें ओवरऑल टोटल 155 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, ठीक है। अगेन नॉर्मलाइजेशन सारी चीजें यहाँ पे भी होंगी आपकी, और फाइनल सेक्शनल कट ऑफ भी आएगी आपकी, ओवरऑल कट ऑफ भी आएगी, दोनों को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। लेटर राइटिंग भी होगी, ऑनलाइन ही आपको देनी होती है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और 30 मिनट आपको टू ओवरऑल इसमें मिलेंगे, ठीक है, लेटर और एस्से के लिए। इसके बाद जैसे ही आपने अगर ये पेपर दिया तो इसकी कट ऑफ क्लियर कर जाओगे तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ देखता हूँ यहाँ पे, तो आप सेक्शन वाइज कट ऑफ देख सकते हो चारों 5 सेक्शंस की, कि क्या क्या कट ऑफ है। जैसे ये मैक्सिमम मार्क्स है कितने नंबर में से, और कैटेगरी वाइज जैसे SC ST OBC PWD कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ ऐसी कुछ दिख रही है, और UR EWS कैटेगरी की लगभग ऐसी कुछ कट ऑफ है, ठीक है। इसके आसपास रहेगा, नंबर थोड़े वेरी कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ देखता हूँ कैटेगरी वाइज, तो 225 नंबर में से जो कट ऑफ गई थी वो हमारी ऐसे गई थी, ठीक है। जनरल OBC SC ST EWS कैटेगरी वाइज ओवरऑल कट ऑफ आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये मेंस की कट ऑफ है। इसके बाद आप इंटरव्यू देते हो। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सपोज करो अगर एक क्वेश्चन मेरे पास 1 नंबर का है, 5 ऑप्शन मिलते हैं, गलत करने पे 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे, 1/4। अगर मान लो एक क्वेश्चन मेरे पास से 1.5 नंबर का है, ठीक है, तो इसका 1/4 डिडक्ट किया जाएगा। इसका 1/4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/8 मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। 3/2 ये हो जाएगा मेरे पास, और इसका भी 1/4 करूंगा तो 3/8 मार्क्स, मतलब 0.375 मार्क्स डिडक्ट होंगे रॉन्ग करने पे, ठीक है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, प्री में भी है और ये मेंस में भी है। इसके बाद आपका अगर टियर 1 की टियर 2 की भी कट ऑफ क्लियर कर जाते हो तो आपका फिर क्या होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है आपका, उसमें मिनिमम मार्क्स भी आपको लाने होते हैं 100 में से। जैसे अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 40% और 35% होते हैं, अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हो। वेटेज जो मेंस एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है, क्योंकि इसी के बेसिस पे मेरिट निकाली जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो मेंस एग्जामिनेशन है 225 नंबर का था, 225 को 80 में कन्वर्ट करेंगे, और इंटरव्यू जो हमारा 100 नंबर का है इसके मार्क्स को हम 20 में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब मान लो इंटरव्यू में आप 60 नंबर लेके आए, तो इसे 5 से विभाजित करके हमारे पास 20 आ रहा है ना, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके वैल्यू नंबर हो जाएंगे 12। तो इंटरव्यू के 12 नंबर और 80 नंबर 225 में जितने भी लाओगे, मान लो आपके 225 में से 200 नंबर आए, ठीक है, तो ये आपने कितना स्कोर करा, इसका 8/9 पार्ट स्कोर करा,
तो आप यहाँ पे इसे मैप करोगे 80 में से और आपके कितने नंबर बनेंगे उतने बन जाएंगे। मतलब इस 80 का क्या करोगे, 8/9 निकाल लोगे तो आपके मार्क्स बनेंगे यहाँ पे 640/9, लगभग 70 समथिंग कुछ। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया कि ऐसी कुछ वैल्यू निकाली जाएगी। तो जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो 100 में से आएगी। अगर मैं आगे बात करता हूँ, ये आप प्रीवियस ईयर की फाइनल कट ऑफ देख सकते हो हमारी क्या क्या गई थी। कैटेगरी वाइज मेंस के हमारे 80 नंबर थे, इंटरव्यू के हमारे 20 नंबर थे, आउट ऑफ 100 मार्क्स में से कट ऑफ निकाली गई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इंटरव्यू के साथ ही होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के भी लिए जाओगे तो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके जाना पड़ेगा इंटरव्यू में। और आप अगर आईबीपीएस या एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी से तैयारी कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं एसएससी कैटेगरी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, तो आप मेरी क्लास से अगर एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो क्वांट मुझसे पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हो या किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी अनअकैडमी से अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हो तो आरबिटन रेफरल कोड यूज करोगे तो सभी प्लान्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, 6 महीने के अंदर सारे एग्जाम्स का प्रोसेस लगभग कंप्लीट होने वाला है। एसबीआई हो गया, चाहे वो आईबीपीएस कलर हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो। अगर इस साल की तैयारी करनी है तो आप 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन प्लान से भी तैयारी कर सकते हैं। आरबिटन कोड लगाने के बाद ये लगभग 4-4.5 से 5,000 रुपये के बीच में आपको पड़ेगा। बाकी आप 1 साल वाला या 2 साल वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में छोटे भाई बहन है, उन्हें भी तैयारी करनी है तो आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो उन्हें। तो उस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और एसएससी कैटेगरी में भी 70+ एजुकेटर है जो आपको पढ़ा रहे हैं। एसएससी एग्जाम से सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट्स की। तो अगर आप जिस भी कैटेगरी में हो उसी कैटेगरी से आप अप्लाई करोगे। आपने मान लो कर दिया अप्लाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और जब डीबी की बारी आई आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए। एसएससी एग्जाम्स में तो क्या होता है कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट उस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं कर पाए आपको फेल कर देंगे। ठीक है, आपने ओबीसी से फिल कर दिया फॉर्म, ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वैलिड उस टाइम का। जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करूं तो आपके पास इस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए बेस्ड ऑन दी इनकम सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल की जो आईटीआर गई होगी उसमें आपने जितनी इनकम रही होगी फैमिली की, उसके बेसिस पे आपका इस साल का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, वो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भर रहे हो। ओबीसी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो आपका नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। ठीक है, इस साल का अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो मेरे ख्याल से वो वैलिड होगा। बाकी डेट्स इसकी अलग से इन्होंने दे नहीं रखी, क्रूशियल डेट क्या है तो आप देख लेना। मेरे ख्याल से तो जो ये एक तो इन्होंने डेट दे रखी है एज के लिए 1/10/2021, और एक हमारे पास जो फाइनल डेट है दैट इज 11/10/2021, ये लास्ट फिल फॉर्म को फिल करने की डेट है। तो इन दोनों डेट पे आपका जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल माना जाएगा। एससी एसटी सर्टिफिकेट में क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का कुछ होता नहीं, इनकम से कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता, तो वो मेरे ख्याल से आगे पीछे के भी चल जाएंगे आपके। तो सर्टिफिकेट्स आपके पास रेडी होने चाहिए सारे के सारे, जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए जब आप ज्वाइनिंग पे जाओ। प्रोविजनल अलॉटमेंट मतलब जैसे आपका सिलेक्शन हुआ फाइनली आपको जॉब अलॉट कर दी जाती है जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन होता है, और एक रिजर्व लिस्ट भी निकालते हैं लोग। ठीक है, रिजर्व लिस्ट में क्या होता है 10% एक्स्ट्रा लोगों को रखते हैं रिजर्व लिस्ट में जितनी वैकेंसीज हैं। होता क्या है कि मार्च अप्रैल तक जब फाइनल डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम पे भी क्या होता है कुछ बैंक्स अपनी और वैकेंसीज डिक्लेयर कर देते हैं, तो रिजर्व लिस्ट के लोगों को वहां पे उन वैकेंसीज पे जॉब दे दी जाती है। जो रिजर्व लिस्ट होती है वो 31 मार्च तक इन्होंने दे रखा है, 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगी। अगर इसमें आ गया रिजर्व लिस्ट में आपका नंबर तो ठीक है, नहीं आया तो ये रिजर्व लिस्ट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेटिंग लिस्ट एक अच्छा प्रोविजन है जो एसएससी एग्जामिनेशन में नहीं है। अब बॉन्ड भी होता है इसके अंदर, अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, सपोज करो आप एसएससी एग्जाम में आपने अच्छा दे दिया सीजीएल 2019 से, आपको लग रहा है कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको लग रहा है कि यार पता नहीं ज्वाइनिंग कितने टाइम में आएगी सीजीएल की, या फिर सीजीएल 2019 छोड़ो सीजीएल 2020 की बात करते हैं। जैसे आपने एग्जाम दे दिया टीयर 1 हो गया, अब टीयर 2 होगा आपका जनवरी के अंदर, फिर फरवरी में टीयर 3 होगा, उसका फाइनल रिजल्ट आते आते आपका 2022 में तो ये चलेगा, 2023 तक कहीं ना कहीं आपको ज्वाइनिंग मिलेगी कुछ डिपार्टमेंट्स की, जैसे इनकम टैक्स में हो या सीबीडीटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो। अगर आप मिनिस्ट्री ज्वाइन करते हो सीजीएल के थ्रू 2020 से सिलेक्शन लेके, तो उसकी जो ज्वाइनिंग होगी लगभग आपकी अगस्त तक, आप मान के चलो जुलाई अगस्त तक होगी, उस टाइम पे होगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि यार चलो फॉर्म फिल कर देते हैं, अभी इसकी ज्वाइनिंग में आने में तो टाइम है, इससे जॉब लेके कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पीओ का फॉर्म ना भरें अगर आप किसी और जॉब से सोच रहे हो कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पीरियड भी है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा लेते हो तो 3 साल का बॉन्ड पीरियड है, अगर आप बीच में छोड़ के जाओगे तो 3 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। ऐसी बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे जो 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक है उनका बॉन्ड पीरियड मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुझे डेटा मिला नहीं इसलिए मैं यहाँ पे पिट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें बॉन्ड पीरियड कितना है, बाकी बैंक्स का मैंने यहाँ पे डाल रखा है।
तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड पीरियड अपने हिसाब से देख लेना। फॉर्म फिल करोगे तो आपसे इमेज वगैरह अपलोड करने को कहेगा, तो ये फॉर्मेट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इमेज इस तरह की होनी चाहिए, सिग्नेचर इस पेपर पे या इस साइज का होना चाहिए, इस तरह की फाइल होनी चाहिए, सारा डेटा यहाँ पे दे रखा है। तो ये खुद रीड कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन की पीडीएफ का लिंक और डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी इस एग्जाम के बारे में। बाकी जो एसएससी एग्जाम्स के एस्पिरेंट है वो पूछते हैं कि शायद सर साथ के साथ क्या बैंक एग्जाम्स की तैयारी भी की जा सकती है। देखो, मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक एग्जाम की तैयारी पहले पूरी करो। अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, सीरियल 2020 टीयर 1 दिया, आपने तैयारी पूरी करके दिया, ठीक है। अगर आप बैंक एग्जाम देना चाहते हो बिल्कुल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि रीजनिंग काफी ज्यादा डिफरेंट है बैंक की, तो उसमें टाइम लगेगा आपको 1 से 2 महीने। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, क्वांट आप आराम से कर लोगे, इंग्लिश भी कर लोगे, ठीक है। लेकिन क्वांट के लिए बैंक में तरीका अलग होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, तो आपको मॉक्स बहुत लगाने पड़ेंगे वहां पे, अपनी स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी क्वांट सेक्शन के लिए भी, ठीक है। और जो पैटर्न है, जो कुछ चीजें जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस क्वांट सेक्शन में पूछ लेते हैं वहां पे, तो उनकी प्रैक्टिस, अप्रोक्सीमेशन का ज्यादा इस्तेमाल होता है बैंक एग्जाम्स में, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप ऐसे हो कि आपने अभी अभी तैयारी स्टार्ट करी है, तो आप एसएससी या बैंक किसी भी तरफ जा सकते हो। अगर आप ऐसे हो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मिड वे में हो ना, भी एसएससी की तैयारी भी अभी और बैंक का फॉर्म देके कंफ्यूज हो रहे हो कि भरें या ना भरें, तो आप भर ना चाहो भर सकते हो, लेकिन तैयारी दोनों की एक साथ करने में दिक्कत आएगी इनिशियल फेजेस पे, ठीक है। तो या तो आप एक एग्जाम की पूरी तैयारी कर लो। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, मान लो आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हो, 8 महीने में पूरी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर ली, उसके बाद कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक का दे रहे हो या यूपीएससी सीडीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको बस 2 महीने और चाहिए, सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो सारा पैटर्न आप 2 महीने में कवर कर लोगे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें 50% सिलेबस कोलैप्स करेगा, 50% थोड़ा अलग होगा, वो इन टाइम में कवर किया जा सकता है, क्योंकि फाउंडेशन आपका बन चुका है, ठीक है। तो यही था बस इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।